अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब का नुक्ता नज़र जिन मौज़ूआत और ख़बरों पर होगा उन पर एक नज़र। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह ज़ाहरी के काफिले पर हमला, बेटा, भाई और भतीजा जाँ बहक। परवेज मुशर्रफ NA-32 चित्राल से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के दफातर में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी, कमीशन का कोई मुलाजिम खबर ना दे। पानी और बिजली के निगरान विफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से खुसूसी गुफ्तगू। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आज जो बलूचिस्तान का वाक़या सनाउल्लाह ज़हरी साहब पे हमला हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे पहले आप देखें मुल्क भर में दलदले के झटके भी महसूस किए गए। बिल्कुल, अगरचे अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जी, लेकिन यानी लाहौर, कराची, कोयटा झटके आए हैं बिल्कुल झटके तो खासे शदीद थे। और ख़ासे शदीद आए हैं। उससे पहले बॉस्टन में जी, वो जो बम फट गया बिल्कुल और कई लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए, बिल्कुल, जो मैराथन हो रही थी वहाँ, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स का वहाँ अमेरिका में, उसको निशाना बनाया गया। जी, तो अभी तक ये भी सुराग नहीं मिला कि किसने ये कार्रवाई की है, लेकिन ओबामा साहब ने कहा है कि हम उसका सुराग लगाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल, और वो सुराग लगा भी लेंगे। हाँ, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो ऐसा नहीं होता कि कोई धमाका हो जाए, कोई शख्स मर जाए, कोई हादसा हो जाए, वो कहे चलो कोई बात नहीं हो गया। वो फिर सुराग लगाती हैं और ताक़ुब करती हैं मुजरिमों का। जी, हमें और उनमें यही फ़र्क है। हाँ, हम एक धमाके के बाद दूसरे धमाके का इंतज़ार करते हैं और अखबारी बयान देकर मुतमईन हो जाते हैं, आहनी हाथ से निपटेंगे। आनी हाथ से निपटेंगे। हमारे हुक्मरानों ने बयानात लिख के रखे हुए हैं और उसके बाद अगली वारदात हो जाती है। अब आइए सनाउल्लाह ज़हरी की तरफ। जी, देखिए, सनाउल्लाह ज़हरी साहब बड़े इम्पोर्टेंट शख्सियत है इस वक्त बलूचिस्तान की। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के वो सरबराह और एक बड़ा मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। जो मरकज़ के साथ वाबस्ता ताकतें हैं, जमहूरी ताकतें हैं, जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनमें मीर सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो यानी टॉप पर हैं। अच्छा, अख्तर मैंगल हैं, हाँ, मीर सनाउल्लाह ज़हरी हैं और इस तरह दूसरे दोस्त हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के काफिले को। ठीक है, और इनकी बहुत बड़ी कबायली हैसियत है। अच्छा, ये सरदार झालावान जो है उसके सरदार हैं, ज़हरी कबीले के सरदार हैं। ये जो बलूचिस्तान के इलाके ना, एक सारावान कहलाता है, एक झालावान कहलाता है, ये पुरानी रियासतें हैं चली आ रही। तो झालावान जो है उसके ये चीफ हैं। अच्छा, और इनके जो वालिद थे मीर दोदा खान, उनकी अपनी बड़ी शोहरत है। और इनके फिर एक और बुजुर्ग थे नौरोज़ खान, नवाब नौरोज़ खान, जिनको और जिनके बेटों को फांसी दी गई अच्छा, अयूब खान के दौर में। और फिर दोदा खान जो थे वो नवाब हुए, सरदार हुए। ये सरदार ज़हरी खानदान के ही थे सब। ज़हरी खान अच्छा, तो नवाब हुए नहीं, सरदार हुए। अच्छा, और फिर अब उनके बेटे हैं ये। बिल्कुल, तो अब उस तरह से सरदारी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अपनी एक हैसियत है, उनकी शख्सियत का एक पर्ता तो है ना। ठीक है, और उनके बेटे भी, उनके भाई भी सब पॉलिटिक्स में हैं। और उनके एक भाई तो फेडरल मिनिस्टर भी रहे, इसराउल्लाह ज़हरी। अच्छा, और अब ये जो उन पर पहले भी हमला हो चुका है कातलाना 2011 में। अच्छा, उस वक्त बम के ज़रिए, रिमोट धमाके के ज़रिए उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, वो बच निकले। ठीक है, अब ये जो हुआ है इसमें तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे वो, जी, और उनका भाई और उनका बेटा और उनका भतीजा तीनों लुक़मा अजल बन गए और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। बिल्कुल, ये देखिए, बलूचिस्तान में ये जो अनासर हैं इंतहा पसंद, उनकी पूरी कोशिश है कि इंतखाबात ना होने पाए। ठीक है, और उस तरीके से निशाना बना रहे हैं जो लोग इंतखाबी अमल में शरीक हैं और पेश पेश हैं।
लेकिन शाम साहब इस तरह के मसाइल तो दूसरी जगह पर भी आ रहे हैं, केपीके में भी आ रहे हैं, कराची केपीके में में भी और सूरत हाल है। अच्छा, वहाँ भी एक जुनूनी है, उनका भी एक और उनका भी टारगेट यही है, एजेंडा उनका भी यही है। ठीक है। और कराची में तो एक पार्टी टारगेट है, यानी पूरा इलेक्शन प्रोसेस टारगेट नहीं है। केपीके में भी पूरा इलेक्शन टारगेट नहीं है, एक पार्टी टारगेट है, एएनपी, ये पीपल्स पार्टी, ठीक है, छोटे दर्जे में, और एएनपी सबसे ज्यादा, क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही वहाँ, और ये जो वहाँ जितनी भी कार्रवाई हुई है, सवात में फौज आई और दूसरे इकदामात हुए हैं, वो एएनपी की क़यादत की मर्जी से हुए हैं, सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दी है। तो वो, और उन्होंने बड़े कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े मर्दाना वार मुकाबला किया है। तो वहाँ के जो जुनूनी हैं और इंतहा पसंद हैं, उनका निशाना इंतखाबी अमल नहीं है। और कराची में भी इंतखाबात को रोकने की कोशिश नहीं हो रही कोई। ठीक, एमक्यूएम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और अललान कहा जा रहा है कि हम एमक्यूएम के लोगों को टारगेट करेंगे। बलूचिस्तान में इलेक्शन टारगेट है, इलेक्शन ना होने पाए, और जो इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको कत्ल किया जाए, हलाक किया जाए। अब आप देखें, अगर ये लोग अक्सरियत में हों, ठीक है, तो ये इलेक्शन को वेलकम कहें कि वो जीत सकेंगे, का हिस्सा ले, लोगों की नुमाइंदगी हासिल करें और फिर अपने मुतालबात पेश करें। ये इनकी जो कार्रवाइयां हैं, ये बता रही हैं कि इनको पाक बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। अभी तो हमारे अख्तर बैंगल साहब भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। वो तो सरकारी अदारों को जिम्मेदार करार दे रहे थे कि वो जिम्मेदार है। शाम साहब यहाँ पे तो सिक्योरिटी वापस लेने का अमल जारी है। नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए सनाउल्लाह ज़हरी उसके मामले में देखिए शिकायत नहीं हो सकती। वो तो हमेशा से जो मरकज गुरेज अनासर है वहाँ के, उनके खिलाफ रहे हैं, पाकिस्तान के परचम बरदार हैं और एक अपने नजरियात रखते हैं। यानी ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है वो। ठीक है, तो अब ये देखिए बड़े सवालात पैदा हुए। अख्तर बैंगल साहब को भी इस बात पे गौर करना चाहिए। हम हर बात में हुकूमत को इल्ज़ाम दे देते हैं, एजेंसीज को इल्ज़ाम दे देते हैं, जबकि दूसरे अनासर जो सरगर्म हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देने की। ये मामला बलूचिस्तान के अंदर ही कहीं इसके लिए नहीं, अंदर क्या मतलब, जाहिर है कि वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और बलोच अवाम जो हिस्सा ना ले। जी, अब ये सिक्योरिटी का जो मसला है, ये देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को भी, अफवाज पाकिस्तान को भी, एजेंसीज को भी, पुलिस को भी। देखिए, जो बड़े लीडर हैं जिनकी जानों को खतरा है जी, उनके लिए खास बंदोबस्त करना जरूरी है। और ये सिक्योरिटी तो इन्होंने बहुत बंदोबस्त था, उसके बावजूद ये हमला हो गया। बिल्कुल। शाम साहब, वक्त हो गया एक वक्फे का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बाहर और परवेज़ अशरफ साहब भी बाहर, इलेक्शन के प्रोसेस। हाँ, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जी बिल्कुल। और रिटर्निंग अफसर के फैसले बहाल रखे। जी। और चतराल में जो उनकी कागजात मंजूर हो गए थे, जी, उनके खिलाफ अपील भी कम मंजूर हो गई है। बिल्कुल। तो अब परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतखाबात से बाहर हो गए। बिल्कुल। और राजा परवेज़ अशरफ साहब वो भी इंतखाबात से बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे, आखिरी खबरें आने तक। जी। लेकिन इनके पास एक अभी एक रास्ता है। वो क्या रह गया? ये हाई कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं। अच्छा। और हो सकता है उनको इजाज़त मिल जाए। ठीक है। राजा परवेज़ अशरफ का मामला मुख्तलिफ है। हाँ। और परवेज़ मुशर्रफ का मामला और है। वैसे पता है दोनों में एक मीम का ही फ़र्क है ना। जी। परवेज़ दोनों है। परवेज़ दोनों है। देखिए, बात यह है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, उनका जो मैंने मुकदमे की कार्रवाई पढ़ी है, वो तो उन पर यानी कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। अच्छा। अगर असल में जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है ना, ट्रिब्यूनल्स में जो कुछ हुआ है और जो कुछ इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, ठीक है, कहीं तो एक शख्स के ऊपर एतराज़ात रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है, कि भाई फैसला नहीं अदालत का आया, और कहीं अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है उसको फैसला समझ लिया जाता है। और राजा परवेज़ अशरफ के मामले में तो यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो एक फैसला दे रहे हैं इनके मुकदमे में, वो डेवलपमेंट फंड, जी जी बिल्कुल, और वो हम भिजवाएंगे इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे उसके, गौर करे इस बात पर। ये एक और जहादी सूरत हाल है। ठीक है। तो हर जगह यकसर सूरत नजर नहीं आ रही।
अच्छा। अब राजा परवेज अशरफ पर जो आखिरी बिजली गिरी है वो ये है कि उनकी कंपनी ने, जिसमें वो भी डायरेक्टर थे, एक सीडीए से प्लॉट खरीदा था जिसको आगे तो बेच दिया, लेकिन सीडीए के पैसे नहीं अदा किए गए। ठीक है। जो अब आगे उसमें क्या सूरत है? हाँ। अच्छा, अगर पैसे अदा नहीं किए गए और उसमें तामीर भी हो गई तो फिर सीडीए जो है उसने क्या नोटिस लिया पहले इसका? ये पहली दफा इंकशाफ हुआ है। ठीक है। और इस पर अब अदालत ने ये कह दिया, ट्रिब्यूनल ने, कि आप हिस्सा नहीं ले सकते, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। अब उसके वो इलेक्शन पिटीशन जो होगी फिर फैसला आएगा तो देखेंगे क्या वैसे होता है। परसेप्शन भी तो है ना राजा साहब का। नहीं, परसेप्शन, देखिए, परसेप्शन पर जाएंगे आप हाँ। या अदालतों के फैसलों पर जाएंगे, यही तो मसला है तेरे बहस। अच्छा। परसेप्शन तो है, पर हर आदमी की परसेप्शन उसके मुखालफों के नुक्ता नजर में खराब है। ठीक है। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसकी परसेप्शन जो है हर शख्स के हवाले से ठीक हो। कंट्रोवर्शियल तो होगा। कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन बहरहाल हम ये इसके लिए कुछ तरीका होता है ना कि ये फैसला आएगा तो फिर इस तरीके से इकदाम होगा और ये नतीजा निकलेगा। एक सूरत है यानी बाकी इनके लिए। हाँ, एक बाकी है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसका अगर तो वो कागजात मुस्तरद कर दे अच्छा, तो उसके खिलाफ रिट होती है, जो राजा साहब के पास हक हासिल हासिल है। ठीक है। और परवेज मुशर्रफ के पास भी है। ठीक है। लेकिन अगर वो कागजात कबूल कर ले तो फिर जो एतराज करने वाला है वो रिट में नहीं जा सकता। अच्छा। उसको फिर जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, जिनके कागजात मंजूर हो गए, अभी पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं मंजूर हो गए सर। मंजूर हो गए, अयाज अमीर साहब जैसे वो खतरे से निकल गए। अब अयाज अमीर साहब भी निकल गए। ठीक है। अब ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया है, मैंने वो तलाश कर रहा हूं। उस ट्रिब्यूनल के कुर्बान होने को दिल चाहता है जिसने रिटर्निंग अफसर का फैसला रद्द किया है। तो दलाइल क्या दिए हैं और क्या आर्गूमेंट लिया गया है, ये बड़ा खासे की चीज होगी। मैं तलाश कर रहा हूं, ठीक है, हो जाएगी। टेक्स्ट मिल गया तो बताऊंगा सुनने वालों और देखने वालों। ठीक। तो बहरहाल वो खतरे से गई। एक दफा एक वाकया हुआ कि ये जो लगारी साहब का दौर था, जो 1997 के इलेक्शन हो रहे थे, जी जी, तो लगारी साहब सदर मुमलकत थे और सरदार जुल्फकार अली खोसा जो हैं वो जनाब लड़ रहे थे। उनके मुकाबले में उनके साहबजादे थे जमाल लगारी, सूबाई असम्बली का इंतखाब, पंजाब असम्बली का। अब सरदार जुल्फकार अली खोसा, जुल्फकार खान खोसा और जनाब सरदार जुल्फकार क्या फारूक अहमद खान लगारी जी, दोनों में वो बैर था जो मुहावरे में होता है। अच्छा। एक दूसरे को देख नहीं सकता था। ठीक है। तो फारूक लगारी साहब सदर पाकिस्तान थे। रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात कबूल कर लिए और उसके खिलाफ जमाल खान लगारी गए हाई कोर्ट में और जस्टिस मलक अब्दुल कयूम साहब हैं, मोहम्मद कयूम साहब हैं, जी, मलक कयूम साहब, उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि उनके जेर सदारत एक बेंच था, फुल बेंच। अच्छा। उसने कागजात रद्द कर दिए, मुस्तरद कर दिए, कबूल हुए। अच्छा, ठीक है। अब पता नहीं किस इशारे पर किए होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। हैरत तो ये है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं इस रिकॉर्ड के साथ और बर भी दंदनाते फिरते हैं, बिल्कुल साबिक हो जाते हैं, काला कोट पहन के फिरते हैं। तो बहरहाल वो फिर अकरम शेख साहब वकील थे, मेरा ख्याल खोसा साहब के। अच्छा। वो अपना मुकदमा लेके गए। जस्टिस अजमल मियाँ थे, लाहौर आए हुए थे इत्तेफाक से। उन्होंने चैम्बर ही में उसको सस्पेंड कर दिया उस सजा को। अच्छा, एज सुप्रीम कोर्ट उन्होंने हाँ जी। हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड। और ये कोई नजीर नहीं थी जो फैसला उन्होंने किया, ये अपनी जगह एक अजूबा था। अच्छा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो अब आप अगर कागजात कबूल हो जाएं तो आप उनको मुस्तरद नहीं कर सकते हाई कोर्ट के जरिए से। ठीक है। तो अब गोया इनके पास ये अब जाएंगे देखिए, और आप ये देखेंगे। जाने और इनकी अच्छा। अपीलें श्यामी जाने साहब, और इनके वकील जाने। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या ख्याल है? उसने हमें तो मना कर दिया, वो कहते खबरदार तुम लोग आए हमारी बिल्डिंग्स में घुसे। भाई, मीटिंग्स में घुसने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। मीटिंग में तो नहीं घुसते ना कोई। बिल्डिंग्स में भी जाने से मना कर दिया ना मीडिया को, बिल्डिंग्स तक जाने में मना। इलेक्शन कमीशन को छुपाना क्या है, उसको तो हर चीज खुली रखनी चाहिए। तो ये तो प्रेस जो है वो तो मुआवन है उनका। वो कहते हैं जी हमारे जो बुजुर्गाने कराम, इनको कैसे गुस्सा आ गया भाई, दादा अब्बा आपको कैसे गुस्सा आ गया हम पर? ये आपके पोते हैं, बेटे हैं, बिल्कुल आपसे अटकेलियां कर रहे हैं। इनकी बात सुनिए। देखिए, अब आप ये कहें, ये तो हो सकता है कि आप कहीं दफ्तरों के अंदर ना घुसते, एक आदमी मुकर्रर कर दें, हर दफ्तर में एक आदमी मुकर्रर कर दें, स्पोक्समैन।
اس سے رابطہ کریں, اس سے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ میڈیا سے اپنے آپ کو یوں خوفزدہ محسوس کریں. آپ نے کچھ چھپانا ہے؟ آپ پر تو پوری قوم کا اعتماد ہے. آپ جو اقدامات کر رہے ہیں اس کی سب واہ واہ کر رہے ہیں, تحسین کر رہے ہیں, ادھورے کچے پکے جو بھی ہو رہے ہیں, چلو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہمارے اچھے بابے ہیں, کرنے دو ان کو کام. ٹھیک ہے. تو آپ میڈیا سے اس طرح کا سلوک نہ کریں اور اس کو اپنا حامی, اپنا دوست, اپنا مددگار سمجھیں. اچھا شامی صاحب, یہاں پر ایک اور سوال ہو, آئین تو ہمارا اجازت دیتا ہے نا کہ ہم جائیں اور لوگوں سے پوچھ لیں. نہیں, وہ آئین تو اجازت دیتا ہے انووک کریں کہیں. نہیں, آئین اس طرح نہیں آتا. جب آپ کسی دفتر میں جائیں گے تو اس کے بندوں سے پوچھ کے جائیں گے نا. اچھا. ہاں, تو الیکشن کمیشن جو ہے ٹھیک ہے, اس کو دروازہ بند کرنے کا تو اختیار ہے اپنا, کنڈی لگانے کا, لیکن اس طرح چھپنے کا اختیار نہیں ہے. تو وہ ہمیں جناب ایک اسپوکس مین مقرر کر دیں ہر دفتر کے لیے یا ہر صوبے کے لیے, تاکہ جس نے معلوم کرنا اس سے معلوم کر لے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمیں تو بڑی پرابلم ہے. ہم نے جا کے اندر, ہمیں تو اصل خبریں تو پھر اندر جا کے اندر سے کہاں نکلے گی. کو آپ نے چوری کرنی ہے, کوئی لیپ ٹاپ تو نہیں جو لیپ ٹاپ اڑا لیا اس کے بعد تو نہیں ہوا انہوں نے کبھی میں پابندی لگا دوں, میرا لیپ ٹاپ اڑ گیا پہلے. نہیں, ہم تو اندر جا کے چوریاں پکڑ لیتے ہیں نا, کوئی اور کر رہا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں. اگر آپ اندر, تو آپ پہ پابندی نہیں لگی ہوئی تھی تو لیپ ٹاپ کیسے چوری ہو گیا؟ بھائی دیکھیے, ہمیں بھی قاعدے ضابطے اور قرینے میں کام کرنا ہے, ڈسپلن میں. یہ نہیں ہے کہ دندناتے چوری چھپے اندر چلے جائیں, ایسا نہیں. نہ دندنا کے جا سکتے ہیں, نہ چور نقب لگا کے جا سکتے ہیں. باقاعدہ باعزت طریقے سے ہمارا استقبال ہونا چاہیے, ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے, ہماری بات سننی چاہیے, اس کا جواب ملنا چاہیے. شامی صاحب, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صحافیوں کو سپورٹ کریں گے, آپ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ہاں جی, آپ نے ہماری پابندی کو تو جسٹیفائی کر دیا ہے. آپ جسٹیفائی نہیں کریں, آپ ظاہر ہے کہ کسی کے پریمیسز میں یہ تو نہیں جا سکتے کہ آپ میں جاؤں گا لازماً. اچھا. ہاں, تو پریمیسز تو ان کا ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم ان سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں, کنڈی کھول دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. شامی صاحب, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, وچ از ہمارے پاس تھوڑی دیر میں ابھی آئیں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اور وہ میرے خیال ہمارے دفتر پہنچنے والے ہیں. لیکن شامی صاحب, اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے اس پہ آپ ذرا تھوڑی سی رائے فرمائیں. بجلی تو گر رہی ہے سب ہم پر جی, تو اس کی صورتحال تو خراب ہے. ٹھیک ہے. اب نگران حکومت جو ہے وہ ان کو رو رہی ہے, وہ ان کو رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میری جان کو روتے ہیں, میں ان کی جان کو روتا ہوں. دیکھیں, عوام پس رہے ہیں, ہم سب. جی, اب دیکھیے, دو گھنٹے بجلی جا رہی ہے, ایک گھنٹہ آ رہی ہے. شامی صاحب, بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, نگران وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی. شامی صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جناب والا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے, آپ جیسا جناب پڑھا لکھا روشن دماغ, ہم نے تو سمجھا تھا کہ آئے گا اور بجلی کا مسئلہ حل کرے گا, تو یہاں تو جناب صورتحال ہی الٹی ہو گئی ہے. یہ کیا ہوا؟ آپ نے آتے ہی بجلی کیا کر دی؟ میں نے تو سوچا تھا شامی صاحب شاید آپ کہنے لگے آپ جیسا روشن دماغ آدمی یہ کس کام میں پڑ گیا ہے. شامی صاحب, بہت دیر سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور پیچیدہ مسائل ہیں, ان کو حل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. اور دوسرا, جب میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے پاکستان کے پاور سسٹم یا پاور اکانومی کا کچھ بہت زیادہ پتہ نہیں تھا, تو ہفتہ بھر لگ گیا مجھے, 10 دن لگ گئے یہ ڈائگنوز کرنے میں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس میں سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو اگلے 20 سے 30 دن میں طے ہو سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے لمبا لاحہ عمل چاہیے. تو اس دوران میں کچھ بجلی کی فلکچویشنز ہوئی ہیں, کچھ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سپلائی چین جو ہے وہ معطل ہو گئی, اور ایک تو بہت ہی سنگین صورتحال ہمارے لیے پیدا ہوئی تھی, لیکن بشکر خدا اس سے ہم نکل گئے ہیں اور اب انشاءاللہ بتدریج ٹھیک ہوگی سچویشن. ڈاکٹر صاحب, یہ کس نتیجے پہنچے؟ کون سے مسائل ہیں ہمارے جو شارٹ ٹرم ہیں, لانگ ٹرم ہیں, کون سے مسائل ہیں وہ؟ شامی صاحب, بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ کسی بھی دکان کی طرح اگر آپ 14 پیسے کی کوئی چیز بنائیں آپ کی, اور اس کے بعد اس کو 8 پیسے کی یا 9 پیسے کی بیچنے کی کوشش کریں تو اس میں سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی. تو اس وقت ہم نے جو ہماری پاور اکانومی ہے
اس کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہم 14, 15, 16 آفیشیلی تو ہم 14 کہتے ہیں مگر بعض دفعہ کمپیوٹیشنز جو ہیں وہ 16, 17 پیسے تک چلی جاتی ہیں. اچھا. تو ہم 15 یا 14 پیسے کی بجلی بنا رہے ہیں اور 8 پیسے کی یا 9 پیسے کی ساری مکس کا بجلی یعنی بیچ پانی رہے ہیں. تھرمل اٹامک سب ملا کے یہ صورتحال ہے. اس کا مکس جو اوسط جو ہے وہ جی ہاں اس وقت ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے وہ لگ بھگ ہمارے ریگولیٹر نے اسیس کیا 12 پیسے کے آس پاس, لیکن اصل میں 14 پیسے یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور ہم جو بجلی بیچتے ہیں وہ بیچتے ہیں 9 پیسے کی, اور یہ 9 پیسے تو ہم وہ ٹیرف ہے جو اس کی اپر لمٹ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو ہم آپ کو نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ 80% آبادی, تقریباً 80% آبادی, پرسنٹیج میں تو فرق ہو سکتا ہے مگر میگنیٹیوڈ میں فرق نہیں ہے, کہ 80% کے قریب جو لوگ ہیں وہ 2 روپے یا 4 روپے دے رہے ہیں. تو جب آپ ایک چیز 12 روپے یا 14 روپے کی بنائیں گے اور اس کو 2 یا 4 روپے کی بیچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی کہیں نہ کہیں تو اس کا نقصان آپ کے سامنے آئے گا. شامل کر کے یہ صورتحال ہے وہ بھی آپ شامل کر رہے ہیں, یعنی 100 یونٹ پیدا کیے, 30 یونٹ چوری ہو گئے, 70 کا 100 بنا دیا گیا. جی ہاں, تو یہ تو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے جو ہمارا انرجی سیکٹر کے ماڈل کی پرابلم ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کے اندر پلفریج اور چوری ہو رہی ہے. ہمارا تیل اترتا ہے پورٹ سے, اور پورٹ سے اتر کے وہ جنریشن سسٹم تک پہنچتے اس کے اندر کافی پلفریج ہو جاتی ہے, اس کے اندر ایویپوریشن ہو جاتی ہے. جس وقت وہ جنریشن میں پہنچتا ہے وہاں سے نکلتا ہے تو ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں وہ ہمارے کافی زیادہ ہیں. مثلاً ہمارے پچھلے سال کے ٹرانسمیشن ہمیں جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس نے الاؤ کیے ہوئے ہیں 2.5% لاسز ٹرانسمیشن کے. ہمارے پچھلے سال کے لاسز جو تھے وہ 2.9% تھے. یہ فرق جو ہے 2.5 اور 2.9 کا, اس فرق سے ہم کے پی کے اور بلوچستان کو بھرپور انداز میں صرف اس فرق سے بجلی دے سکتے ہیں. اچھا, یہ تو پچھلے سال کی بات تھی. اس سال ہمارے جو لاسز ہیں وہ 2.9 سے بڑھ کے 3.66% تک پہنچ چکے ہیں. اچھا, تو ہماری فار ایگزامپل ٹرانسمیشن کے جو لاسز ہیں اس میں ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو کم کریں, اور اگر ہم ان کو پچھلے سال کے برابری لے آئیں تو شاید ہم بھرپور انداز میں کے پی کے اور بلوچستان کو بجلی فراہم کر سکیں گے. اور یہ تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. جی میرا تو خیال ہے کہ ممکن ہے, اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں. اس کے بعد جب ہم ٹرانسمیشن کے بعد جب ڈسٹریبیوشن تک پہنچتے ہیں, جو ہم نے ڈیوالو کر دی ہوئی ہیں, جن کے اپنے بورڈ بنے ہوئے ہیں, جن کے اپنے سی ای او ہیں, اور خیال یہ تھا کہ اگر یہ کارپوریٹائز ہو جائیں گی اور ان کے بورڈز ہوں گے اور بورڈز ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے سی ای اوز کو, تو ڈسٹریبیوشن کے اندر کو بہتری پیدا ہوگی. مگر اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ کسی بینک میں جائیں اور بینک ٹیلر کو جا کے آپ بولیں آپ پیسے دیں, اسے 100 روپے کے نوٹ دیں, اور وہاں پہ کاؤنٹر لگاؤ اور وہ گنے ٹر کر کے آپ کو بتائے کہ 100 روپے ہو گئے, کاؤنٹر پہ آ جائے 100 روپے. لیکن جو دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو رسید دے دے 50 روپے کی, کسی جگہ پہ 50 روپے کی دے دے, کسی جگہ پہ 70 روپے کی دے دے, کسی جگہ پہ 60 روپے کی دے دے. آپ اس سے کہیں بھائی میں نے تو تمہیں ابھی 100 روپے دیے ہیں, وہ کہے بھائی میں نے تو 50 وصول کیے ہیں. اور جب آپ بولیں یہ 50 کیسے تم نے وصول کیے ہیں, تو وہ کہے ایڈمنسٹریٹو لاسز اینڈ ٹیکنیکل لاسز. اور ایڈمنسٹریٹو لاس جو ہے یہ چوری کا ایک کوڈ ورڈ ہے. تو جس وقت چوری کو ہم نے ایک ایسے طریقے سے کہنا ہو کہ لوگ اسے قابل قبول سمجھیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لاس. تو یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو لاس. لیکن مسائل پنجاب میں تو سنا کم ہے, سندھ میں اور کے پی کے میں وہاں پر زیادہ ہے. جی ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. پنجاب میں کچھ علاقوں کے اندر پرفارمنس اچھی ہے اور کچھ علاقوں میں بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اب اس کا حل کیسے کرنا ہے آپ نے؟ تو اس کا حل جو اس وقت تک ہمارے سامنے آیا ہے, جو اب ہم کیبنٹ کے سامنے پیش کریں گے, تو ابھی تو جو بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی پریلیمنری ہے. ٹھیک, وہ یہ ہے کہ ہمیں 2 قسم کے سولوشنز چاہیے. ایک تو ڈیمانڈ سائڈ کا سولوشن چاہیے اور دوسرا سپلائی سائڈ کا سولوشن چاہیے. ٹھیک, پہلے میں سپلائی سائڈ کے سولوشن کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آبویسلی ہماری سیمنٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہ کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے, اگر ہماری کیبنٹ نے اپروو کی تو پھر ان میں سے جو وہ چیزیں جو 30 دن میں یا 40 دن میں ہو سکتی ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ اگلے ہفتے سے شروع کر دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری سپلائی چین ہے اس کے اندر جو نقصان یا پلفریج یا چوری ہو رہی ہے اسے ہم روک
रोकें। तो उसकी हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी एजेंसी उस तेल को या गैस को लेके जाती है, अगर उसके दरमियान में कोई इकोनॉमिक लॉस होता है तो हम ये इकोनॉमिक लॉस उस एजेंसी को, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे वो पोर्ट वाला हो, चाहे वो जनरेशन कंपनी हो, उसको अप्रोप्रिएट कर देंगे। अगर एक जनरेशन कंपनी किसी ट्रांसपोर्टर के साथ मिल के उनको गलत रसीद देना चाहती है वसूली की, तो दे दे, हम वो इकोनॉमिक लॉस उनको अप्रोप्रिएट कर देंगे। इस तरह जो भी पिल्फरेज है उसकी एक अप्रोप्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस से हमारा ख्याल है कि कुछ बाकायदगी पैदा होगी हमारी सप्लाई चेन में। हमारी जनरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो दो प्रोंग्ड है। पहला तो हम ये करेंगे कि हम एक इंडेक्स बना रहे हैं एफिशिएंसी की। कुछ हमारे प्लांट एफिशिएंट हैं और कुछ हमारे प्लांट्स बेइंतहा निकम्मे हैं, 60-60 साल पुराने प्लांट्स हैं जो अपनी तकरीबन उम्र गुजार चुके हैं। तो हमारी पहली तो स्ट्रैटेजी ये है कि हम एक विजिबल और ट्रांसपेरेंट इंडेक्स बनाएंगे जो आप लोगों के पास लेकर आएंगे और उसे शाया करेंगे और बोलेंगे ये है परफॉर्मेंस इन जनरेशन कंपनीज की, और इनको हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ये ऑयल दे रहे हैं और ये गैस दे रहे हैं। यानी अगर हमारे पास 100 रुपए का तेल है तो हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी को देना शुरू करेंगे और नीचे आते जाएंगे, और जब 100 रुपए खत्म हो जाएंगे तो वहां पे रोक देंगे और बाकी सबको शट डाउन। डॉक्टर साहब मुझे भी रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे नाजरीन आमतौर पर इस सेगमेंट में हमारे साथ सवालात करते हैं, शामी साहब की खिदमत में जो मैं पेश कर देता हूँ। तो आज हम सारे सवालात का रुख जो है वो हमने किया हुआ है अपने निगरान वफाकी वज़ीर बरए पानी और बिजली। वही हमारे सवालात वही हमारे सवालात है, लिहाजा हमारे नाजरीन नहीं कर सकते। जी आज आप सवाल नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और फिर जो जाएंगे कैबिनेट के सामने। जी, तो मैंने आपको बताया कि हमारी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी क्या है और जनरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी ट्रांसमिशन के मसाइल जैसा मैंने आपको बताया है, अगर हम अपनी ट्रांसमिशन लॉस को 4%, 0.4% या 0.5 आधा फीसद कम कर लें तो हम 2 सूबों को बिजली फराहम कर सकते हैं। उसके लिए हम इस वक्त असेस कर रहे हैं कि हमारे महकमे के अंदर ऑपरेशंस मॉडलिंग या पावर मॉडलिंग की कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर तो हमारी कैपेबिलिटी है तो हम वो लोग जिनके पास की कैपेबिलिटी है उनको लीडरशिप पोजीशन में ले आएंगे, और अगर नहीं होगी तो फौरी तौर पे हम कहीं से कोई ऐसा आदमी जिसको काफ़ी तजुर्बा हो इस पावर मॉडलिंग के एरिया में उसको लेकर आएंगे और उसको एक टारगेट देंगे कि उसने बिजली की जो ट्रांसमिशन लॉस है वो 3.6% से कम 3% तक अगले 20, 25, 30 दिन में लानी है। हो सकता है ये टारगेट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हमारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं, और हमने जो इस वक्त उसका इलाज सोचा है वो ये है कि हमारी 9 कंपनियां हैं जिनको हम डिस्कोस कहते हैं, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। उनमें से हर सीईओ को हम आपके सामने लेकर आएंगे, एक जिरगे की शक्ल में हम सारे बैठेंगे आप लोगों के सामने, और हम परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे लोगों के साथ। यानी सब प्रेस के सामने बैठ के हमारे जो लीडरान हैं वो ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि अभी मैं 100 रुपए की बिजली वसूल करता हूं और रसीद देता हूं 70 रुपए की। अगले 10 दिन के अंदर मैं 100 रुपए की बिजली वसूल करके आपको रसीद दूंगा 80 रुपए की। 100 रुपए अभी जो 80 रुपए की मैं बिजली आपसे लेता हूं उसके अगेंस्ट कलेक्शन करता हूं 60 रुपए की, और अगले 10 दिन में मैं ये कलेक्शन करूंगा 70 रुपए की। तो इसके 10 डे ब्रैकेट्स के अंदर या 15 दिन की ब्रैकेट जो भी साइकिल मुनासिब होगा, क्योंकि अभी हमने वो कैलकुलेशन नहीं की कि 10 दिन में के कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस के हम दे सकते हैं या 15 दिन के, वो हम कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स मीट करता जाएगा हम उसको आपके सामने सैल्यूट करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा हम उससे इजाजत चाहेंगे। और आखिर ये 100% तक पहुंच जाएगा। 100 रुपए जब ले रहे हैं तो 100 रुपए की रसीद क्यों नहीं देंगे? जी 100 की रसीद तो इस वजह से नहीं दे सकते कि टेक्निकली जब तार में करंट ट्रेवल करता है तो कुछ लॉस तो होता है, लेकिन हमारे पास अब वो तमाम नंबर, जी वो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इस वक्त तो मैं आपको वो नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे पास वो तमाम नंबर अब मौजूद हैं जो बेंचमार्क्स हैं। और उन बेंचमार्क इस वक्त जो हमें नेपरा जो हमारे रेगुलेटर ने अलाउ किया हुआ है वो रेंज है कहीं मेरा ख्याल 8-9% से 12% लॉस की, लेकिन किसी भी तरीके से ये 8 से 12% या 13% का लॉस जो है ये 40% या 50% या 35% नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो फिर ये बिजली वाला काम पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। तो ये तो हमें जो पावर आउटेज है, जो इस वक्त पावर आउटेज हम सफर कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है?
चोरी नहीं, जो राइट नाउ एक बड़ी है ना लोड शेडिंग साहब यानी दो वजूहात हैं। एक वजह तो मैं आपको दोनों बताए देता हूँ। एक वजह तो ये हुई कि 2 मरतबा या 3 मरतबा हमारा लोड जो आ रहा है, एक दफ़ा हमारा वो ग्रिड स्टेशन जो है वो तबाह कर दिया गया, दूसरी दफ़ा जो है वो गैस की पाइपलाइन तबाह कर दी गई, और इन दोनों वजूहात पे हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए थे। यानी एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि हमें लगता था कि पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट कहीं ना हो जाए। तो उसमें हमने पानी भी खोला और बेशुमार जो इमरजेंसी तराकीब थी उनको इस्तेमाल किया कि किसी तरह से शट डाउन ना हो। एक तो वो वजह है कि हमारे पास वो यानी हादसे जो हमारे साथ हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं हैं तो तेल नहीं खरीद सकते, गैस नहीं खरीद सकते। जब तेल और गैस नहीं खरीद सकते तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो बिजली नहीं बन सकती, तो लोगों को कैसे मिलेगी बिजली? अब तो सेक्रेटरी फाइनेंस को आपने बदल दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस बदले गए हैं, वकार साहब आ गए हैं, वो पैसे दे देंगे। हाँ, हमारे पिछले सेक्रेटरी फाइनेंस साहब भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, मगर अब जो आए हैं उन्होंने तो आज हमारी बहुत यकीन दहानी की है कि वो हमें पैसे भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और हम भी करेंगे। हमारी भी तो आखिर जिम्मेदारी सिर्फ उनकी तो नहीं कि पैसे एक अंधे कुएं के अंदर वो पैसे फेंकते जाएं। आखिर पैसे तो लोगों के हैं। ठीक, तो इसी तरह हम फेंकते जाएंगे हर दफ़ा मांग के। अब हमने 400 बिलियन रुपए का कर्ज दोबारा से इकट्ठा कर लिया है। अब फिर हम लोगों से जो टैक्स इसी वजह से लोग टैक्स नहीं देते कि हर 6 महीने बाद हम आ जाते हैं कि 400 बिलियन दो। वो क्या हुआ? सर्कुलर डेट हो गया। भाई एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें एक सस्टेनेबल तरीके से हम लोगों को बिजली फराहम कर सकें। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला जो है वो है चोरी का, यानी बिजली जब डिस्को को मिल जाती है। तो अब मैं आपसे ज़रा दो टोक बात करता हूँ। शामी साहब से मेरी पहले मुलाकात रह चुकी है तो मैं थोड़ी लिबर्टी लेता हूँ। भाई अगर किसी जगह पे एक एसडीओ 5 या 10 लाख रुपए लेके कोई अपना एक इलाका लेता है, तो अपने आबा व अजदाद की ज़मीन बेच के क्या आपको पैसे वापस करेगा? बिल्कुल ठीक। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो पैसे देगा और उसके बाद कोई अपनी जायदाद बेचेगा या बीवी के जेवर बेचेगा और आके बोलेगा मैं बहुत नेक आदमी हूँ तो अब हमें इसको इसी तरह चलाना चाहिए? अगर ये रिश्वत सतानी चलती रहे और ये एसडीओज की अपॉइंटमेंट के पैसे घूमते रहें इस सिस्टम में, तो वो कुंडे ज़रूर लगेंगे और बिजली भी बिकेगी। यानी आपको मैं लोड शेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं आपकी नहीं करता, इनकी कर देता हूँ। ठीक है। तो इसके ज़रिए इस इकोनॉमिक मॉडल में जो पैसे बनते हैं उसकी वजह से एक अंधा कुआं खुद गया है जिसके अंदर आप जितने मर्जी पैसे डालते जाएं वो उस अंधे कुएं में गिरते चले जाएंगे। जब तक हम पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के जरिए, जिसका प्लान मैंने आपको बताया है, इसे नहीं रोकेंगे साहब, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। ये तो है सप्लाई साइड का सोल्यूशन। अब अगर आपके पास वक्त है तो मैं कोई डिमांड साइड की बात कर सकता हूं, वरना अगली मर्तबा इमीडिएट सोल्यूशन बता दें, कोई खुशखबरी दे दें। आज की किस्त जो है उसमें ये मैंने तो आपको मुख्तसर आप इमीडिएट को बात बता दें, मुख्तसर बात बता दें, फिर बाकी यार जिंदा सोबत बाकी। जी हाँ, मुख्तसर बात तो ये है कि हम अपनी एलोकेशंस जो हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करेंगे। नंबर 1, तमाम जो तेल की फराहमी जो है और तमाम गैस की फराहमी वो सिर्फ एफिशिएंसी की बुनियाद पे होगी और किसी बुनियाद पे नहीं होगी। उसके मालिक कौन है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है, ये सब लोग बातें भूल जाएं। कम से कम अगले 1-1.5 महीने के लिए ये बात भूल जाएं। ऐसा नहीं होगा ना, ये इस वजह से सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ये तो कहानी बहुत दिलचस्प थी और तवील भी होनी चाहिए थी, लेकिन वक्त नहीं रहा। वैसे वकार मसूद खान साहब आ गए हैं, नए सेक्रेटरी फाइनेंस, यानी फिर आ गए हैं जी। अब तवक्को ये है कि इनको पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ डिसिप्लिन भी कायम हो जाएगा, शायद कुछ बिजली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, बेहतर होती जाएगी, शायद नहीं, यकीन रखना चाहिए। चलिए जी, डॉक्टर साहब पे यकीन करते तो हमें इजाजत दीजिए। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।